पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय भारतीय संविधान के बारे में, और उसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते समय हमने मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि यह बिंदु न केवल कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए आवश्यक है कि ये आज़ादियाँ, ये अधिकार हमें हमारे देश के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो एक सजग नागरिक के रूप में भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें उन मौलिक अधिकारों की जानकारी हो, उसके बारे में हमें पता हो जो हमारे देश के संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल विद्यार्थी के रूप में बल्कि एक सजग समाज का सजग नागरिक होने के नाते भी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान में वर्णित किए गए मौलिक अधिकारों का अध्ययन। दोस्तों, भारतीय संविधान की खासियत यह है कि इसमें दुनिया के विभिन्न प्रकार के संविधानों के मूल तत्वों को, महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है, और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से धारण किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, और कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को अच्छा जीवन जीने की गारंटी देते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहला जो अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार कहलाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि आखिर अलग अलग अनुच्छेदों में क्या क्या बातें की गई हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, जिसका मतलब यह है कि देश में एक समान कानून बनाए जाएंगे और वे सभी कानून समान रूप से सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। राष्ट्रपति, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, और कानून बनाने वाले, इनके ऊपर भी ये कानून समान रूप से लागू होंगे, और एक सामान्य जनता के ऊपर भी समान रूप से लागू होंगे। किसी के साथ कानूनों के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन किया है तो समान जुर्माना सभी लोगों के ऊपर लगेगा, चाहे वह कोई राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक हो। इसी को विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी राज्य इनमें से किसी भी आधार पर लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की नीतियां सभी लोगों के लिए समान होंगी, चाहे उनकी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति कुछ भी हो। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, जिसका मतलब यह है कि यदि राज्य में किसी पद के ऊपर नियुक्ति की जानी है तो सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि किसी पद के लिए कोई नौकरी लगाई जानी है, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो इस नियुक्ति का अवसर सभी लोगों को समान रूप से दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि छूने के आधार पर जो पवित्रता और अपवित्रता की भावना थी, उसको कानून के अनुसार बंधित कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को छूने के आधार पर अपने आप को अपवित्र नहीं बता सकता। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों यह तय किया गया है कि राज्य सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे
पहले होता था कि लोग अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां लगा लेते थे, बड़े बड़े टाइटल लग लेते थे। अनुच्छेद 18 के अनुसार अब यह गैर कानूनी है और राज्य भी किसी व्यक्ति को शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अंतर्गत यह भी शामिल है दोस्तों कि यदि कोई विदेश यानी भारत से अलावा कोई दूसरा देश भारत के किसी नागरिक को कोई उपाधि प्रदान करना चाहता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान प्रदान किए जाते हैं भारतीय नागरिकों को। तो दोस्तों यह था संविधान का समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है विभिन्न प्रकार की समानताओं का। दोस्तों भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। अनुच्छेद 19 बताता है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और किस किस क्षेत्र में प्रदान की गई हैं। जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो इन स्वतंत्रताओं की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में भारत के संविधान में एक 44वां संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निकाल लिया गया था और उसको आगे दूसरी धारा के अंतर्गत समाहित किया गया था। उसके बारे में अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 19 में संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। दोस्तों संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19A के अनुसार सभी भारतीयों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी और ये विचार लोग बोलकर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात संविधान के अनुच्छेद 19A में की गई है, जबकि 19B भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता देता है कि वे किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियारों के सभाओं का आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रोका नहीं जाएगा। कई बार जब हम पब्लिक मीटिंग्स करते हैं तो इसकी इजाज़त हमें स्थानीय पुलिस स्टेशन से लेनी होती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी प्रकार की अशांति इस सभा के माध्यम से नहीं फैलनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता हम लोगों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 19D हमें हमारे देश में किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी प्रदान करता है। 19E देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात का भारत का नागरिक होने के नाते हम अपने देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। देश का कोई भी कानून हमें नहीं रोक सकता। हालांकि कुछ पर्वतीय इलाकों में बंदिश लगाई गई है, परंतु इसके अलावा देश का नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है, उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन मैंने आपको 8वीं क्लास की वीडियो के अंतर्गत बताया था कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस दृष्टि से यदि लोग यह कहें कि हमारे पास भी उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितनी किसी अमीर व्यक्ति के पास है, तो यह थोड़ा गलत है। इसीलिए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया। यह भी कानूनी अधिकार है जिसके अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई कि संपत्ति अर्जित करना व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के ऊपर निर्भर करता है और उस संपत्ति की रक्षा करना भारतीय सरकार और पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इस प्रकार वर्तमान समय में जो स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई हैं वे 6 रह गई हैं। प्रारंभ में ये 7 थी और 19E में इस बात की व्यवस्था की गई है कि हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की जीविका को अपना सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। इस बात का वर्णन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 20 बताता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता, और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। इसमें पहली बात यह है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, और किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जो सजा दी जाएगी वो उसी कानून के अंतर्गत दी जाएगी जो उस समय प्रचलित है, ना तो उससे पहले के अपराध संहिता के अनुसार उसे सजा दी जाएगी और ना ही बाद के, यानी कि इस समय जो कानून प्रचलित है उसी कानून के अनुसार उसे अपराध के लिए सजा दी जाएगी। और तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। कई बार यह होता है कि हम लोगों के बयान दर्ज कर लेते हैं और अदालत में जाकर वो ये कह देता है कि यह जवाब मुझसे जबरदस्ती दिलवाया गया है। इस तरीके के जवाबों को, गवाहियों को खारिज कर दिया जाता है अदालत के द्वारा। तो यह कहा गया है इस अधिकार के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंतर्गत यह बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सरकार द्वारा और विधि के अनुसार प्रतिबंधित करने के अलावा किसी भी और तरीके से उसकी स्वतंत्रताओं को नहीं छीना जा सकता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अभी हमने संविधान के अनुच्छेद 19 में जिन 6 स्वतंत्रताओं का अध्ययन किया है, यदि सरकार चाहे, सिर्फ सरकार चाहे तो सरकार इन स्वतंत्रताओं को छीन सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई इन स्वतंत्रताओं को नहीं छीन सकता। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21A में ही 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है। इस उम्र के बच्चे काम पर ना जाए बल्कि विद्यालय में जाकर शिक्षा अर्जित करें। इसको भी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें पहला यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाता है ताकि उसके अपराध का निर्धारण किया जा सके। और तीसरा ये कि उस व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और किसी से बातचीत करने का मौका ना दिया जाए, बल्कि कानून के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार वह अपनी हिफाजत के लिए अपनी इच्छा से किसी भी वकील को नियुक्त कर सकता है। यह उसको संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध करता है। इसका मतलब यह है कि इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और न ही किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम किया जा सकता है, बेगारी कराई जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह गैर कानूनी है, संविधान के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसका मतलब यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरीके से काम पर न रखा जाए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूल भेजा जाना उनका मौलिक अधिकार है। इसीलिए उनको यदि काम पर भेजना है तो स्कूलों में पढ़ने के लिए काम पर भेजा जाए, चाय की दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर काम करने के लिए ना भेजा जाए। अगर ऐसा होता है कि किसी दुकान में, फैक्ट्री पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को काम करते हुए पाया जाता है तो उस कार्य के मालिक को सजा दी जा सकती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित चौथा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की
और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है, किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कानून के हिसाब से या किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा व्यक्ति को इससे रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रसार के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उसका पोषण करने, विधि संपत्ति अर्जित करने तथा स्वामित्व और प्रशासन की स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म का प्रसार करने के लिए संस्थाओं की स्थापना करना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाएगा, बल्कि कानून के हिसाब से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 27 इस बात की व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के विकास के लिए निश्चित की गई हो। अर्थात सरकार हर प्रकार की आय पर टैक्स लेती है, परंतु ऐसे लोगों की आय से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति को, आय को किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए नियोजित कर रखा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। जबकि दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 28 इस बात की व्यवस्था करता है कि सरकार की शैक्षिक संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन शिक्षा संस्थानों में जो भी शिक्षा दी जाएगी वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होगी, मानवता की शिक्षा होगी, इंसानियत की शिक्षा होगी, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं होगी। इसीलिए हम स्कूलों में देखते हैं दोस्तों, जितनी भी प्रकार की प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं मॉर्निंग असेंबली में, उनमें जो प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं उसमें हम किसी इस पर्टिकुलर भगवान का, अल्लाह का, सिख देवताओं का कोई उल्लेख नहीं पाते, बल्कि उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाती है जो सभी के लिए समान है उसमें, और जो किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यह इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों पांचवा मौलिक अधिकार जिसकी चर्चा हमारे देश के संविधान में की गई है वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 इस बात की व्यवस्था करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण दिया जाएगा। अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक अपने धर्म, भाषा, लिपि को संरक्षण प्रदान कर सकता है और उसे भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृति के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी आदिवासी, किसी एसटी वर्ग से संबंधित है तो वो अपने धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर सकता है और उसे इसी आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं में एसटी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको प्रवेश में और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने आप को विस्थापित न माने बल्कि मुख्य धारा का एक हिस्सा माने। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों पर उनको अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अभी हमने देखा था अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कि सरकार के विद्यालयों में किसी भी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वह नहीं दी जाएगी, लेकिन इस अनुच्छेद में यह कहा गया है अनुच्छेद 30 में कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि संविधान को बनाने वाले लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से जागरूक थे कि यदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की शिक्षा एवं संस्कृति को संरक्षण नहीं दिया गया तो हो सकता है कि बहुसंख्यक आबादी के धर्म एवं संस्कृति के बोझ तले ये धर्म एवं संस्कृति दबकर रह जाए। इसीलिए संविधान की रचना करने वाले लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यह अधिकार दिया था कि वे अपनी मर्जी के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनमें अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित किया गया छठा और अंतिम महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 और 32 में किया गया है।
इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे लोगों की स्वतंत्रताओं को बहाल करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। दोस्तों, इन रिटों का अध्ययन हम यहाँ नहीं करेंगे, बस हम यहाँ यही इतना ही देखेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने की व्यवस्था या कोशिश की जाती है तो उसके मौलिक अधिकारों को बहाल किया जा सकता है और यह व्यवस्था संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत की गई है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों, ये 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका अध्ययन हमने किया और ये मौलिक अधिकार केवल किसी कक्षा का विद्यार्थी होने के नाते ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है और ना ही इसलिए आवश्यक है कि हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इन मौलिक अधिकारों का अध्ययन हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसके संविधान के द्वारा हमें ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी अनुपस्थिति में हमें जीवन जीने की राह में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यही अधिकार हमें एक अच्छा और स्वतंत्र जीवन जीने की गारंटी भी देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।